सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अफर्मेटिव एक्शन। तो फटाफट से बुक खोलो और अफर्मेटिव एक्शन वाले टॉपिक को खोल लो और साथ में रखो हाथ में एक पेंसिल। ठीक है, ताकि हम कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, उसको हम हाईलाइट करते चले। ठीक है, तो अफर्मेटिव एक्शन का जो टॉपिक है हम उसको समझेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक था इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। उसी टॉपिक का ही एक कंटिन्यूएशन है। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें लोगों की डिफरेंट नीड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन वही एक पॉलिसी है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे लोगों का डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो उसी के अंदर हम अफर्मेटिव एक्शन को समझते हैं। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव एक्शन के साथ साथ और भी आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। जो डिबेट है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कब ज़रूरी होता है, जब हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्यों ज़रूरी है कि हम थोड़े से कॉशियस रहे, क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, यही सारी चीज़ें, यही सारे टॉपिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरीके से हमारा आज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर के अफर्मेटिव एक्शन टॉपिक को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फॉर्मल इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मल इक्वालिटी में हमने क्या जाना, फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब ये था कि सभी के सभी इंडिविजुअल्स जितने भी सोसाइटी में हैं, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स को हम सेम तरीके से ट्रीट करेंगे अंडर लॉ, है ना, ये समझा था। लेकिन हमने ये भी समझा कि केवल ये ज़रूरी नहीं है, हमें कुछ स्पेशल नीड्स को भी रिकॉग्नाइज करना होता है। तो अगर हम अफर्मेटिव एक्शन को समझे तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, अफर्मेटिव एक्शन ये कहता है कि देखो, कुछ ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जिन लोगों के साथ बहुत लंबे सालों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आज के टाइम में वो कंपैरेटिवली बाकी सभी लोगों के मुकाबले कमज़ोर है। ठीक है, वो क्या है, कमज़ोर है। और इसी की वजह से क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन को कंपनसेट करें, हम उनको एक मुआवजा अगर दें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक स्पेशल नीड्स और उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाएं, चाहे वो रिजर्वेशन के फॉर्म में हो या अदर फैसिलिटीज़ देने के फॉर्म में हो। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको ऐसी स्पेशल नीड्स नहीं देंगे, ऐसे स्पेशल प्रोविज़न उन लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, तो क्या वो बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे सोसाइटी में, नहीं कर पाएंगे। अगर हम दलित को बोले, एक दलित इंडिविजुअल को बोले जिनकी जनरेशन से जनरेशन्स डिस्क्रिमिनेशन का वो फेस करती हुई आई है, उनको बोले कि भाई तुम कंपटीशन करो एक ऐसी फैमिली के साथ जो बहुत एजुकेटेड फैमिली है, जिसके जनरेशन्स में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, प्रोफेसर्स बने हैं वहाँ पर लोग, वहाँ पर बहुत वहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने काम करा है। क्या उस फैमिली के साथ कॉम्पीट करना क्या रियल कॉम्पिटिशन होगा, क्या वो इक्वालिटी कहलाई जाएगी, नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ें तो हैं, कुछ स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे, ज़रूरी है, तभी जा कर के हम इक्वालिटी रियलिटी में लेकर के आ पाएंगे। अब हम बुक की तरफ समझते हैं कि बुक क्या कह रही है। तो बुक भी यही कह रही है कि अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाई लॉ। केवल फॉर्मल इक्वालिटी कर देना सफिशिएंट नहीं है। क्या कह रही है, और when we wish to eliminate inequalities that are deeply rooted, it is necessary to take some more positive measures to minimize and eliminate the entrenched forms of social inequalities. टिक मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये अफर्मेटिव एक्शन को बताती है कि अफर्मेटिव एक्शन क्यों लाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में, अगर एलिमिनेट हम कर सके, बहुत ज़्यादा एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज़ है, बहुत गहरी गहरी इनइक्वालिटीज़ है, जनरेशन से जनरेशन्स की इनइक्वालिटीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हमें कुछ ज़्यादा सम मोर पॉजिटिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, ताकि हम सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सके। समझ गए क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि जो मोस्ट पॉलिसीज़ है अफर्मेटिव एक्शन की, दे आर जस्ट डिज़ाइंड टू करेक्ट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ पास्ट इनइक्वालिटीज़। पास्ट में इनइक्वालिटीज़ प्रैक्टिस करी गई है लोगों के साथ, तो हमें अगर उसको करेक्ट करना है, ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हम अफर्मेटिव एक्शंस उठाएं।
तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफर्मेटिव एक्शन, so it simply means these are some of the important measures, some positive measures which are taken by the government so that we can ensure equality in the society by correcting the cumulative effects of past inequalities. ठीक है, पास्ट इनइक्वालिटीज़ को हमें करेक्ट करना है और हमें लोगों के लिए इक्वालिटीज़ देनी है। और वो इक्वालिटी कैसे होगी? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के ज़रिए होगी, अफर्मेटिव एक्शन के ज़रिए होगी। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? कुछ पॉजिटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हम जो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव एक्शन में हमने बोल तो दिया कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो क्या है आखिरकार? वो है कुछ सर्टन स्टेप्स, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़। कौन कौन सी फैसिलिटीज़? अगर हम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को स्कॉलरशिप दे देते हैं, हॉस्टल्स दे देते हैं ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक्सेस ले पाए, एडमिशन ले पाए, जॉब्स के लिए रिजर्वेशन कर देते हैं, तो ये सारी अलग अलग प्रकार की अफर्मेटिव एक्शंस ही हैं, पॉजिटिव एक्शंस ही हैं। ठीक है, हमारी कंट्री की बात अगर हम करें तो हमारी कंट्री में हमने क्या करा? पॉलिसी ऑफ कोटाज और रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिप्राइव्ड ग्रुप्स। डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए हमने क्या कर दिया? डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए हम लोगों ने कोटा या सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया एजुकेशन में, जॉब्स में। ठीक है, ताकि क्या कर सके हम लोग? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि ना जाने कितनी जनरेशन से ये लोग अभी भी बहुत पीछे हैं बाकी सोसाइटी के मुकाबले, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पीछे हैं। ठीक है, और इनजस्टिस की वजह से पीछे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे आएँ तो ज़रूरी क्या है? थोड़ी मदद करनी पड़ेगी कि नहीं? स्पेशल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि नहीं उठाने पड़ेंगे? उठाने पड़ेंगे, और यही होता है अफर्मेटिव एक्शन। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन टॉपिक जो है ना, उसके बारे में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है। जैसे इंडिया में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंडिया में जितनी भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं, तो रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, एग्रीमेंट होता है। कोई इसको एग्री करता है कि होना चाहिए, कोई इसको डिसएग्री करता है कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा क्या है? डिबेट्स हैं। हम दोनों पक्ष को समझेंगे, हम दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्या फेवर में है रिजर्वेशन के, कौन कौन फेवर में है, और वो क्या डिफेंड करते हैं, किस बेसिस पर उसको डिफेंड करते हैं, और कौन लोग अपोज कर रहे हैं रिजर्वेशन को और क्यों अपोज कर रहे हैं, हम ये चीज़ समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? हम समझते हैं कि डिफेंड कैसे किया जाता है रिजर्वेशन को। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं सपोर्ट इसको? सबसे पहला रीज़न, certain groups have been the victim of social prejudices and discrimination in the form of exclusion and segregation। सबसे पहला पॉइंट है, आप इसको टिक मार्क कर लो कि रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट दिया जाता है कि कुछ ग्रुप्स, उनके उनके साथ क्या हुआ है? प्रिजुडाइज हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनको पूरी सोसाइटी से अलग करके रख दिया गया था कि तुम्हारे पानी का अलग है, तुम बाकी लोगों के जो वेल्स है उसको टच भी नहीं करोगे, बाकी लोगों के स्कूल्स में जाओगे भी नहीं, तुम नीचे बैठे रहोगे, तुम केवल मैनुअल लेबर करोगे, स्कैवेंजिंग करोगे, तुम लोग बड़े बड़े उसमें नहीं जाओगे, बड़े बड़े ओहदों पर नहीं जाओगे, तुम टेंपल एंट्री नहीं करोगे, वगैरह वगैरह। अलग अलग क्या है? ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो इनको अगर हमें ओवरकम करना है तो इनकी वजह से जो इनइक्वालिटी आई है, जो इनजस्टिस आया है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला रीज़न। दूसरा, इन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई करी गई है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कॉम्पीट विद अदर्स ऑन इक्वल टर्म्स। अभी हम उन लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप कॉम्पीट करो बाकी लोगों के साथ। बाकी लोगों के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, एक्सक्लूजन नहीं हुआ, वो लोग तो एजुकेशन गेन करते गए, लेकिन इन लोगों के पास ना एजुकेशन थी, ना इन लोगों के पास ठीक ठाक इनकम का सोर्स था। आज भी वो लोग गरीब है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक्सक्लूजन हुआ। ठीक है, मेंटली भी आज के टाइम में वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। तो सोचो, जिसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्या हम उनको बोल सकते हैं कि तुम बड़े बड़े लोगों के साथ कॉम्पीट करो? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि बिकॉज दे आर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ वाई वी कांट से दैट दे कैन कॉम्पीट विद अदर्स ऑन एन इक्वल टर्म, और इसीलिए रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न दिया जाता है कि क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी चाहिए। तो इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी के लिए हमें उनको स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल हेल्प देने की ज़रूरत है। ठीक है,
बिना इसके इगैलिटेरियन सोसाइटी बन ही नहीं सकती। समझ गए? 3 रीज़न हम लोगों ने समझे कि किस तरीके से उसको क्या किया जाता है, रिजर्वेशन को डिफेंड किया जाता है। और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, और ये चीज़ें समझनी है, रिजर्वेशन को तो हमने समझ लिया, अफर्मेटिव एक्शन के डिफेंस को हमने समझ लिया, लेकिन अब ये बोला जाता है कि जो अफर्मेटिव एक्शन है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर्स। ऐसा नहीं है कि ये सालों साल, 200 साल, 300 साल मतलब चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो कब तक क्या है, कब तक हम इन लोगों को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं? क्या कोई लिमिट है रिजर्वेशन देने की, सर्टेन ईयर्स या फिर ऐसा कुछ? क्या इसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है, अजम्पशन ये है कि स्पेशल कंसिडरेशन इन कम्युनिटीज़ को मदद करेगी टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस एंड देन कॉम्पीट विद अदर्स ऑन इक्वल टर्म। क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये जो स्पेशल प्रोविज़न दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो गैप है ना, जो गैप है डिस्क्रिमिनेटेड लोगों के बीच में और अनडिस्क्रिमिनेटेड लोगों के बीच में, जो गैप है उसको हम कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा ताकि वो लोग भी इन लोगों के लाइन में आ सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके। ठीक है, इसीलिए दिया जा रहा है। ठीक है, सो इसीलिए दिया जा रहा है, एजुकेशन में हो, चाहे जॉब्स में हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हो, इसीलिए दिया जा रहा है ये। समझ गए? और इसीलिए क्या डिबेट उठ रही है, जब हम लोगों ने अपने रिजर्वेशन को भी रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने एक सर्टन टाइम लिमिट सेट किया था कि 15 साल स्टार्टिंग में रहेगा। फिर क्या देखा, फिर हमने देखा कि यार ये तो गैप तो कवर ही नहीं हुआ डिस्क्रिमिनेटेड और अनडिस्क्रिमिनेटेड के बीच में। हमने साल और बढ़ा दिए, हमने ईयर्स और बढ़ा दिए, और तब से हम प्रोविजंस, जो रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है, हम उनको आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। कब तक होंगे? जब तक ये गैप फुलफिल नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो ये है अफर्मेटिव एक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, हमने देख लिया कि भाई जो डिफेंड कर रहे हैं किस बेसिस पर कर रहे हैं। अब हमें दूसरा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं। सो मैनी थ्योरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम। क्या कह रहे हैं क्रिटिक्स? क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अफर्मेटिव एक्शन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही कहा जा रहा है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए है ताकि हम इक्वालिटी लेकर आ सके, ताकि हम उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको हम कवर अप कर सके, उसको करेक्ट कर सके, इसीलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, सो क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलरली पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच पॉलिसीज। जो अपोज कर रहे हैं, क्या सबसे पहला रीज़न दे रहे हैं? सबसे पहला रीज़न देते हैं इक्वालिटी का प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जब हम एक सर्टन सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेज दे देंगे या रिजर्वेशन दे देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? इट आर्बिट्रली डिनाइज द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी देयर राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट। बाकी लोगों को जो राइट था इक्वल ट्रीटमेंट का, वो तो आपने डिनाई कर दिया क्योंकि आप कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन रख रहे हो। तो वो आइडिया, सबसे पहला रीज़न क्या दे रहे हैं कि बाकी लोगों का जो राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? डिनाई हो गया। सबसे पहला रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर इस तरीके से उन लोगों ने दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला? दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये कहते हैं, दे मेंटेन दैट रिजर्वेशंस आर अ फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है ना, वो एक प्रकार का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, क्या है वो? एक तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों है? इसको ऐसे समझो, अगर उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, माना उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन अब जब आप उसको, उन लोगों को स्पेशल प्रोविजन दे रहे हो, तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो तो हम लोगों को कम मिल रही है, जस्ट बिकॉज कुछ सर्टन सीटें ही हैं जिस पे अब हम कॉम्पीट कर सकते हैं, बाकी तो रिजर्व कर दिया आप लोगों ने। इस तरीके से उसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? और तीसरा रीज़न क्या दिया जाता है? तीसरा रीज़न दिया जाता है, इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड अलाइक, and when we make the distinction between the individuals on the basis of their caste or color, we are likely to reinforce the caste or racial prejudices. तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये लोग दे रहे हैं, जो क्रिटिक्स है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के या रिजर्वेशन पॉलिसी के, वो ये कहते हैं कि जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, इक्वालिटी का मतलब होता है सभी लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करना। लेकिन जब आप कास्ट के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर रिजर्वेशन दे दोगे तो क्या होगा? आप कास्ट और रेशियल प्रिजुडाइसेस को सोसाइटी में दोबारा से इम्पोज कर रहे हो। क्या होगा इसकी वजह से? दोबारा से इम्पोज इसलिए कर रहे हो क्योंकि
जो लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि भाई देखो ये दूसरी कास्ट के लोगों को प्रिविलेज दिया जा रहा है, ठीक है, जिनको नहीं रिजर्वेशन मिल रहा वो दूसरी कास्ट के खिलाफ एक गलत दृष्टि से देखेंगे, वो प्रिजुडाइजेस हो जाएंगे, सोसाइटी में और ज़्यादा कास्ट बेसिस पर डिवाइड हो जाएगा कि उन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा, इसकी वजह से हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। समझ गए? तो ये इसकी वजह से इस तरीके से कास्ट और जो रेशियल प्रिजुडाइसेस है वो क्या हो रहे हैं, वो री इन्फोर्स किए जा रहे हैं। समझ गए? तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने एक तरफ के डिफेंस के पॉइंट समझ लिए, ठीक है, और एक तरफ जो अपोज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी को, हम लोगों ने उनके भी पॉइंट समझ लिए, और तीन तीन पॉइंट दोनों में हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। आई होप कि आपने साथ साथ में टिक मार्क भी किया होगा, क्योंकि मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है, मतलब हाईलाइट किया हुआ है हर पोर्शन को, तो आप टिक मार्क भी करिएगा साथ में। ये पूरी डिबेट थी रिजर्वेशन के बारे में स्पेसिफिकली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसके अंदर एक और डिबेट है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और क्या डिबेट करी जा रही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है, इट इज़ रेलिवेंट टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टिंक्शन करना है कि इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट कैसे इक्वालिटी जो है ना, जो इक्वालिटी है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट का, वो कैसे है, और इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल में, दोनों में हम डिस्टिंक्शन करेंगे, ठीक है। क्या है इसका मतलब, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो, हमें पता है कि हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, पता है। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, है ना। कंपटीशन हर किसी के लिए फेयर होना चाहिए, मानते हैं कि नहीं। बट मैं एक सिचुएशन देती हूँ, कंसिडर करना। अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जनरेशन से जनरेशन्स में से कोई भी स्कूल नहीं गया, वो पहला व्यक्ति है जो स्कूल जाएगा, ठीक है, तो क्या वो कॉम्पीट कर पाएगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसकी फैमिली में सभी लोग एजुकेटेड हुए हैं? बताओ ज़रा, कॉम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मुश्किल होगा ना उसके लिए। उस बच्चे की नीड अलग है भाई, जो पहली बार स्कूल जा रहा है, जो अब तक जिसके परिवार में कोई स्कूल नहीं गया, उसकी नीड और उसके सर्कमस्टांसेस काफ़ी अलग है उस बच्चे से जो एक एजुकेटेड फैमिली में बॉर्न बच्चा है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो मेंबर्स है एक्सक्लूडेड ग्रुप के, वेदर दे आर दलित्स, विमेन और एनी अदर कैटेगरी, दे डिजर्व एंड दे नीड सम स्पेशल हेल्प। बताओ उस बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है कि नहीं है? गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है ना। तो इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम एक्सक्लूडेड ग्रुप्स कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, इनको एक स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट इक्वालिटी एज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इक्वालिटी एज अ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऐसी सोशल पॉलिसीज़ बनाएंगी जिससे सभी लोगों को एक फेयर चांस मिल सके कि वो बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाए। इसका मतलब ये है कि अब जो गवर्नमेंट है वो हर पॉलिसी इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगी कि सोसाइटी में हर किसी को एक इक्वल चांस मिल सके, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसी पॉइंट को ही इलेबोरेट किया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो अभी हम रीड करेंगे। क्या बोला गया है यहाँ पर, ये बोला गया है कि इंडिया में जो हेल्थ और एजुकेशन है उसमें हम वाइड डिस्पैरिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। इंडिया में इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल एजुकेशन दे आर ग्लैरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है स्कूल एजुकेशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्टेट को आगे आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास फ़ीस पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, वो स्पेशल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप खुद सोचो, जब ऐसे बच्चे बाकी सभी लोगों के साथ कॉम्पीट करेंगे तो क्या वाकई में उन लोगों के लिए वो फेयर कॉम्पिटिशन होगा क्या? नहीं होगा भाई। बाकी लोग जो अच्छे अच्छे फैमिली से आते हैं, वेल टू डू फैमिली से आते हैं, उनके लिए कंडीशंस अलग है, और इन बच्चों के लिए जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, इतना नहीं है कि वो अपनी फ़ीस पे कर सके या कोचिंग ले सके, तो उनके लिए वो फेयर कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्या होगा, दे कैन नॉट कॉम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स विद द मोर प्रिविलेज सेक्शंस। कॉम्पीट तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई हम सभी लोगों को खुला छोड़ रहे हैं, और जो ऐसे सेक्शंस हैं जो बाकी लोगों से डिसएडवांटेज्ड है, हम उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज करें।
है ना, हम उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज ना करें। नहीं, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम नीड्स को रिकॉग्नाइज ना करें। अगर डिफरेंट सेक्शन की डिफरेंट नीड्स है तो हमें उनको रिकॉग्नाइज करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना होगा। और इसीलिए हम लोग डिमांड किसकी कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन की कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हो सकता है स्कॉलरशिप दे, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे, गवर्नमेंट ट्रेनिंग करे, ऐसे बच्चों को मदद दे कि भाई स्कूल एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो हमने आप लोगों के लिए फ्री कर दी है। ठीक है, जैसे ट्राइबल्स की अगर हम बात करें, ट्राइबल्स के लिए 12th तक एजुकेशन हम लोगों ने फ्री कर दी है, एकलव्य स्कूल में वो बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, क्यों किया गया है, क्योंकि फेयर कंपटीशन हम चाहते हैं कि उन बच्चों के पास में भी वो बेसिक फैसिलिटीज़ हो जो बाकी बच्चों के पास है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, यही बात यहाँ पर करी गई है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ दिस काइंड दे हिंडर द परसूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, बच्चों के एग्जाम्पल पढ़े जो एक वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं, ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ही तो है। इसी की वजह से तो वो अपने टैलेंट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं, जो हम डिबेट कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। नहीं, हर कोई इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिसीज़ कौन सी बेटर है। ठीक है, हम पॉलिसीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि जो जितने भी थिंकर्स लोग हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। किस तरीके की डिबेट कर रहे हैं, शुड द स्टेट रिजर्व द सीट्स फॉर द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ और शुड दे प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ दैट कैन हेल्प देम टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल फ्रॉम एन अर्ली एज। रिजर्वेशन देना बहुत सही है, या रिजर्वेशन की जगह पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम स्पेशल फैसिलिटीज़ दे दें। हम उनके टैलेंट्स और स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनको कंप्यूटर क्लासेस सिखा सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, और भी अदर तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोग खोल सकते हैं। तो बेटर क्या है, कौन सा बेटर है, इस पर डिबेट हो रही है। सब लोग इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि अगर कोई डिसएडवांटेज कम्युनिटी का कोई बच्चा है या कोई सेक्शन है डिसएडवांटेज कम्युनिटी, तो उसको मदद की ज़रूरत तो है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। बस डिबेट कहाँ पर आ जाती है, डिबेट आ जाती है कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। और क्या क्या डिबेट है, हाउ शुड वी डिफाइन हु इज़ डिप्राइव्ड। अब हमें ये भी तो डिबेट करना है कि डिप्राइव्ड कौन है। क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया हम लोग ले ये डिफाइन करने के लिए कि डिप्राइव कौन है, या हम लोग सोशल इनइक्वालिटी एक बेस बनाएं, जैसे कास्ट, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कास्ट के बेसिस पर तो उसको हम डिप्राइव्ड माने, या हम गरीब लोगों को डिप्राइव्ड माने, किसको डिप्राइव माने। ठीक है, इसी चीज़ के रिगार्डिंग डिबेट होती रहती है। और क्या बोला हुआ है, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसी दैट आर बीइंग डिबेटेड टुडे। तो गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी बना रही है ना, इसी चीज़ के बारे में डिबेट होती रहती है कि क्या हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन आया, क्या वो ठीक था कि नहीं, EWS का जो कोटा आया है क्या वो ठीक है या नहीं है, इस चीज़ पर डिबेट होती रहती है। और गवर्नमेंट जब कोई और पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है तो गवर्नमेंट इसी चीज़ के बारे में डिबेट करती रहती है कि रिजर्वेशन देना अच्छा है या ट्रेनिंग देना अच्छा है। यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर कोई इस चीज़ पर डिबेट क्यों कर रहा है, बिकॉज वी वॉन्ट दैट अ सोसाइटी शुड बी मोर इगैलिटेरियन एंड फेयर टू ऑल। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो सभी के लिए क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी ऐसी सोशल पॉलिसीज़ लेकर आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें ये बोला हुआ है कि वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, एक डिस्टिंक्शन हमें करने की ज़रूरत है। किसके बीच में, अ डिस्टिंक्शन मस्ट ऑल्सो बी मेड बिटवीन ट्रीटिंग एवरी वन इन एन आइडेंटिकल मैनर एंड ट्रीटिंग एवरी वन एज इक्वल। हमें ये डिस्टिंक्शन करना होगा कि आइडेंटिकल मैनर से ट्रीट करने का मतलब क्या है और हर किसी को इक्वल ट्रीट करने का मतलब क्या है। हर किसी को ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, इट मे ऑन ओकेजन्स नीड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज़ टू प्रमोट इक्वालिटी। तो हमें पता है कि जब हम लोगों को इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग हैं। और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि देखो हम इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और क्या बात करी गई है, ये बात ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसको बार बार रिफ्लेक्ट करते चलो, केयरफुल रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो
कास्ट में भी क्या हो रहा था, कास्ट में भी एक प्रकार का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा था। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि अपर कास्ट को बहुत प्रिविलेज दिया जा रहा था, लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, तो वो भी एक प्रकार का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। इसीलिए हमें ये देखते चलना है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है, जो हमारी अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी है, क्या वो किसी और ग्रुप के साथ तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही। हमें ये भी देखते रहना है, हमें ये भी रिफ्लेक्ट करते चलना है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है यहाँ पर? और हम लोग आ गए हैं लगभग लास्ट पैराग्राफ में, वन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ में। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी डिफरेंट ट्रीटमेंट, उसी का ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, मैं केवल समराइज करती हूँ, आप जो भी ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है उसको साथ साथ में आप टिक कर लीजिएगा। इसमें बात करी गई है इक्वालिटी की, और विमेन ने कैसे अपने लिए इक्वालिटी की डिमांड रखी उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो विमेन ने इक्वल राइट्स की डिमांड को स्ट्रगल करा, उन्होंने डिमांड करी राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्रीज एंड राइट टू वर्क। ठीक है, जब मेन को मिल सकते हैं तो विमेन को भी मिलना चाहिए, इस बेसिस पर उन्होंने क्या करी, डिमांड करी। लेकिन एज दे एंटर्ड द जॉब मार्केट दे रियलाइज दैट विमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़। क्या स्पेशल फैसिलिटीज़? स्पेशल प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव, क्रैच फैसिलिटीज़ इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ये फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बिना इन सभी फैसिलिटीज़ के दे कैन नॉट सीरियसली कॉम्पीट फॉर द जॉब्स और एंजॉय अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल लाइफ। आप खुद सोचो, अगर एक विमेन है और उसको उसके ऑफिस में क्रैच फैसिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? वो बार बार कंसर्न रहेगी अपने बच्चे के बारे में कि बच्चा क्या कर रहा होगा, किस तरीके से होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। और अगर हम क्रैच फैसिलिटी दे देते हैं तो जैसे ही विमेन को ब्रेक मिला अपने काम से, वो तुरंत वहाँ पर क्रैच फैसिलिटीज़ में जो बच्चा है, जहाँ पर बच्चा रखा हुआ है, वहाँ पर जा कर के उनको मिल सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे वो मेंटली फोकस्ड रहेंगी, चिंता नहीं रहेगी उन्हें किसी भी प्रकार की, और इसकी वजह से वो फेयर तरीके से अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें काम कर पाएगी, अपना 100% दे पाएगी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, अब कोई किसी एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में नहीं सोचना। तो जब एक सर्टन सेक्शन की एक स्पेशल नीड है, जैसे विमेन की एक जो मदर है उसकी स्पेशल नीड है कि उसको क्रैच फैसिलिटी दी जाए, एक जो होने वाली मदर है उसको मैटरनिटी लीव की अगर ज़रूरत है, तो ये स्पेशल नीड्स रिकॉग्नाइज हमें करना है, और ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, और ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इक्वालिटी के लिए है। सो लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? दैट समटाइम्स दे नीड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ़ दे आर टू एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। ठीक है, अगर मैन के जैसा ही उनको भी हम चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो हमें ये स्पेशल जो राइट्स हैं, एक तरीके से जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके लिए, वो हमें करने पड़ेंगे। और जब ये हम स्पेशल हेल्प उनको दे देते हैं, इसी को हम कहते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट। लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? ताकि वो मेन के जैसा ही काम कर सके, मेन के जितना ही सेम राइट्स टू वर्क एंजॉय कर सके। क्लियर है? समझ रहे हो? बार बार पूरे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, ये सारे इतने एग्जाम्पल इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि जब हम डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इट इज़ नॉट समथिंग कि हम इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। नहीं, हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करते हैं यहाँ पर। हम ये समझ रहे हैं कि उस इंडिविजुअल को वही सेम राइट्स एंजॉय करने के लिए एक स्पेशल नीड की ज़रूरत है, और वही डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? लास्ट में हमें ये दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, जो we need to continuously ask ourselves whether differential treatment is essential to ensure that a set of people can enjoy the same rights as rest of the society। हमें ये continuously अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जो differential treatment है, क्या उससे कुछ certain section of society same rights enjoy कर सकते हैं जैसे बाकी लोग enjoy कर रहे हैं। हमें ये अपने आप को बार बार पूछते रहना है, deliberate करना है, हमें ये देखना है, हमें इस बारे में कॉशियस रहना है कि जब हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसकी वजह से कोई नए स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेंस और ऑपरेशन तो नहीं आ रहे। ठीक है, डिफरेंट ट्रीटमेंट करने से किसी और दूसरे ग्रुप का तो डोमिनेशन नहीं हो रहा, या किसी और ग्रुप के साथ तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, या ऑपरेशन तो नहीं हो रहा उसकी वजह से। हमें ये भी देखते रहना है। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सावधानी भी रखनी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और लास्ट लाइन में क्या है? Differential treatment is intended and justified only as a means to promote a just and egalitarian society। इससे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन और अगर डोमिनेंस होता है, ऑपरेशन होता है या डोमिनेंस होता है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। केवल और केवल क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, इसीलिए हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आ गया?
पूरा का पूरा टॉपिक अफर्मेटिव एक्शन की डिबेट से लेकर के लास्ट लाइन तक सब कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में ही है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, पूरा समझ में आया होगा। रिजर्वेशन के बारे में, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में एक क्लैरिटी आ गई होगी यार कि हाँ, ये अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है तो ये जस्टिफाइड है, और अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से किसी का ऑपरेशन होता है तो वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, बार बार इसी चीज़ को हमने समझा है। ठीक है, अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें समझ में आई हो, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक क्या करना है, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहना है, नई नई चीज़ों को सीखते रहना है, नॉलेज गेन करते रहना है। ठीक है, तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को नमस्कार।